हेलो एवरीवन। आज के इस वीडियो में हम लोग चेक बाउंस के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं कि चेक क्या होता है। इसके बाद ये देखेंगे कि चेक बाउंस क्या होता है। उसके बाद ये देखेंगे कि चेक बाउंस जो है वो कब होता है। इसके बाद ये देखेंगे कि चेक बाउंस का पनिशमेंट क्या होता है। क्या चेक बाउंस एक क्रिमिनल ऑफेंस है। इसके बाद ये देखेंगे कि अगर चेक बाउंस के केस में हम लोग जो है कंप्रोमाइज करना चाहते हैं तो क्या और कब कैसे कंप्रोमाइज कर सकते हैं। और इसके बाद ये देखेंगे कि चेक बाउंस केस का जो है जुरिडिक्शन कहाँ होता है, वो केस हम लोग कहाँ फाइल करते हैं ये देखेंगे। तो चलिए जानते हैं सबसे पहले कि चेक होता क्या है। तो एक चेक इज ए फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट। चेक जो होता है वो एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट होता है दैट इंस्ट्रक्ट ए बैंक टू ट्रांसफर ए स्पेसिफिक अमाउंट of money from one person's account to account of another person। एक पर्सन के अकाउंट से दूसरे पर्सन के अकाउंट में कोई स्पेसिफाइड मनी, मतलब कि जितना कि उस चेक पर अमाउंट लिखा होता है वो उतना ट्रांसफर कौन करता है, बैंक। तो ओवरऑल हम लोग ये कह सकते हैं कि चेक एक ऐसा फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट है जिसमें बैंक जो होता है वो एक पर्सन से के अकाउंट से दूसरे पर्सन के अकाउंट में क्या करता है, मनी ट्रांसफर करता है। तो अब हम लोग ये देखेंगे कि चेक बाउंस क्या होता है। तो देयर आर इनसफिशिएंट क्लियर्ड फंड्स इन द अकाउंट टू कवर द वैल्यू ऑफ चेक। कह रहा है कि चेक बाउंस ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है वो चेक काट के दे देता है और उसके अकाउंट में पैसा ही नहीं होता है उस चेक के अमाउंट को क्लियर करने के लिए, तो चेक बाउंस उसी को हम लोग कहते हैं। चलिए एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। ए इश्यूज ए चेक टू बी। ए जो है बी को कोई एक चेक देता है फॉर पे एनी बिल और डेप्ट, कोई भी बिल पे करने के लिए या फिर कोई डेप्ट पे करने, मतलब कि जो भी बकाया होगा वो पे करने के लिए। बट व्हेन बी सबमिट चेक टू बैंक, देन बैंक सेज अमाउंट देयर इज नो सफिशिएंट अमाउंट टू पे। तब बैंक क्या कहता है कि उस अकाउंट में जो है पैसा नहीं है पे करने के लिए, तब क्या होगा, चेक बाउंस हो जाता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि चेक में जो होता है वो पार्टीज कौन कौन होती है। तो चेक में जो होती है वो तीन पार्टीज होती है, ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई। तो हम लोग ये देखेंगे कि ड्रॉअर कौन होता है, ड्रॉई कौन होता है और पेई कौन होता है। तो ड्रॉअर, द मेकर ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज और चेक इज कॉल्ड द ड्रॉअर। मतलब कि वो व्यक्ति जो बिल ऑफ एक्सचेंज बनाता है या फिर जो चेक बनाता है उसे ही हम लोग ड्रॉअर कहते हैं। मतलब कि जो व्यक्ति जो है चेक साइन करता है, द पर्सन हु ड्रॉज द चेक दैट इज साइन एंड ऑर्डर्स द बैंक टू पे द सम। वैसा व्यक्ति जो कि चेक साइन करता है और बैंक को ऑर्डर करता है अमाउंट पे करने के लिए, उसी को हम लोग ड्रॉअर कहते हैं। और ड्रॉई कौन होता है, तो द पर्सन देयर बाय डायरेक्टेड टू पे द कॉल द ड्यू, अर्थात बैंक, मतलब कि ड्रॉअर जो होता है जिसको इंस्ट्रक्ट करता है, जिसको कहता है वो अमाउंट को पे करने के लिए, उसे हम लोग ड्रॉई कहते हैं। द बैंक ऑन विच द चेक इज ड्रॉन, कह रहा है कि वो बैंक जिसमें जो है चेक ड्रॉन किया जाता है, और हु इज डायरेक्टेड टू पे द स्पेसिफाइड सम रिटन ऑन द चेक, और जिसको जो है डायरेक्ट किया जाता है, जो चेक पर अमाउंट लिखा होता है उसे पे करने के लिए, उसे हम लोग ड्रॉई कहते हैं। अब देखते हैं पेई कौन होता है। तो एक पर्सन नेम्ड इन द इंस्ट्रूमेंट टू whom or to whose order the money is by the instructed and directed to be paid is called the payee। द बेनिफिशियरी, अर्थात टू whom अमाउंट इज टू बी पेड, कह रहा है कि वो व्यक्ति जिसका जो है नेम दिया हुआ होता है, किसमें, जिसको अमाउंट देना होता है, मतलब कि जिसको बेनिफिशियरी होता है, जिसको अमाउंट मिलता है, उसी को हम लोग पेई कहते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि ड्रॉर कहाँ होता है, ड्रॉई कहाँ होता है और पेई कहाँ होता है चेक में। तो सबसे पहले यहाँ जो व्यक्ति साइन करता है सबसे नीचे, जो कि चेक देता है, उसी को हम लोग ड्रॉअर कहते हैं, ये नीचे यहाँ होता है।
और ऊपर जो बैंक का नाम लिखा होता है वो ड्रॉई होता है, और यहाँ जिसका जो है नाम फिल करने के लिए दिया होता है वो व्यक्ति जो होता है वो पेई होता है। चलिए अब हम लोग ये देखेंगे कि जो है चेक बाउंस का केस जो है वो कब फाइल होता है। क्या जो बैंक में जो चेक बाउंस करने का इंस्ट्रक्ट देता है, मतलब कि उसके बैंक में पैसा नहीं होता है अकाउंट में, तो कब स्टार्ट होता है केस। तो सबसे पहले एक पेई को हम लोग बी मान लेते हैं और ड्रॉअर को ए। तो बैंक इश्यूज मेमो फॉर चेक बाउंस इनसफिशिएंट अमाउंट टू पे। सबसे पहले क्या होता है कि बैंक जो होता है वो एक मेमो इशू करता है चेक बाउंस का, कि जिस खाते से उसे पे करना है उस खाते में अमाउंट नहीं है। तो उसके बाद क्या होता है, फर्स्ट ऑफ ऑल बी इज टू इशू नोटिस इन राइटिंग टू ए फॉर डिमांडिंग ऑफ मनी। तो जब बैंक जो होता है मेमो चेक बाउंस का मेमो देता है, उसके बाद बी जो होता है वो ए को नोटिस देता है, क्या, चेक जो भी चेक का अमाउंट होता है वो पे करने के लिए। और वो जो क्या करता है, इसके बाद बी नोटिस टू ए विद इन 30 डेज फ्रॉम द चेक बाउंस। तो वो राइटिंग में नोटिस तो देगा, वो कितने दिनों के अंदर देना होगा उसे, तो 30 दिन, जब चेक बाउंस होगा उसके 30 दिनों के अंदर जो है ए को नोटिस देना होगा कि उसके जो वो जो अमाउंट पे किया है उस अकाउंट में पैसा ही नहीं है। इसके बाद जो है आफ्टर नोटिस विद इन 15 डेज क्या करना होगा, उस ए को जो भी होगा वो अमाउंट पे करना होगा, कि ताकि जो बी का अमाउंट है वो निकल सके। इफ विद इन 15 डेज ए डू नॉट पे मनी, अगर 15 दिनों के अंदर जो है ए मनी पे नहीं करता है, देन बी कॉल कैन फाइल अ सूट अगेंस्ट ए। तब जो क्या करता है, कर सकता है, बी जो है ए के अगेंस्ट सूट फाइल कर सकता है, वो भी कितने दिनों के अंदर, विद इन 30 डेज फॉर चेक बाउंस केस अंडर सेक्शन 138 ऑफ निगोशिएबल एंड इंस्ट्रूमेंट एक्ट। सेक्शन 138 ऑफ एनआई एक्ट के अंदर जो है वो 30 दिनों के अंदर जो है केस फाइल कर सकता है। तो चलिए हम लोग समझते हैं एक चार्ट के थ्रू। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करेगा, चेक बैंक जो होगा वो एक मेमो देगी चेक बाउंस का। इसके बाद 30 दिनों के अंदर जो है वो नोटिस देगा, और उसके बाद 15 दिनों तक उससे अपना अमाउंट पे करने का चांस देगा। और उसके बाद अगर अमाउंट पे करने का 15 दिन खत्म हो जाता है, उसके बाद 30 दिनों के अंदर जो है वो सूट फाइल कर सकता है। अब हम लोग ये देखेंगे कि चेक बाउंस के लिए सजा क्या होती है। तो ए पर्सन हु इज गिल्टी फॉर एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 138 shall be imprisonment for a term which can be extended to 2 years or with fine which can be extended up to twice of amount of check or with both। कह रहा है कि अगर कोई व्यक्ति जो होता है वो चेक बाउंस के केस में करता है, वो गिल्टी पाया जाता है, तो उस व्यक्ति को जो है एनआई एक्ट के सेक्शन 138 के अंदर 2 साल तक की सजा, और या फिर जितना भी जो अमाउंट होगा उसका 2 गुना जो है उसे पे करना होगा, या फिर जो है दोनों करना पड़ सकता है। अगर वो व्यक्ति जो है वो चेक बाउंस के केस में अपना अमाउंट जो है वो नहीं पे कर पाता है, तो उसका जो है क्या होगा, उसके बाद उसकी जो भी पहले सबसे पहले उसकी मूवेबल प्रॉपर्टी जो भी होगी वो अटैच हो सकती है। उसके बाद अगर वो भी नहीं होगा तो ई मूवेबल प्रॉपर्टी जितनी भी होगी वो अटैच हो सकती है अमाउंट को क्लियर करने के लिए। इज चेक बाउंस अ क्रिमिनल ऑफेंस, क्या चेक बाउंस जो होता है वो एक क्रिमिनल ऑफेंस होता है। कैन आई फाइल एफआईआर फॉर द चेक बाउंस केस। तो हाँ बिल्कुल हम लोग कर सकते हैं। किस सेक्शन में कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। फॉर चेक बाउंस केस दे विल आल्सो चार्ज विथ सेक्शन 420 एंड 406 ऑफ आईपीसी। चेक बाउंस के लिए हम लोग जो है 420 और 406 आईपीसी के भी सेक्शन लगा सकते हैं। सेक्शन 420 क्या कहता है,
तो चीटिंग एंड डिसऑनेस्टली इंड्यूसिंग डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी, अगर प्रॉपर्टी के चीटिंग के लिए डिसऑनेस्टली जो है अगर डिलीवर कर देता है तो जो है 420 हम लोग लगा सकते हैं। Whoever cheats and thereby dishonestly induced the person deceived to deliver any property to any person or make, alter or destroy the whole or any part of valuable security or anything which is signed and sealed and which is capable for being converted to a valuable security shall be punished with imprisonment of either description or for a term which may extend to 7 years and shall also be liable to fine। तो ये कहता है कि अगर कोई व्यक्ति जो है, ऐसा भी हो सकता है कि कोई व्यक्ति जो है वो चेक काट के दे दे और ये बोले कि उसकी प्रॉपर्टी जो है वो उसके सिक्योरिटी के तौर पर यूज कर रही है, लेकिन क्या करेगा वो, अगर उस प्रॉपर्टी को बेच देता है और उसके बाद वो चेक का अमाउंट भी पे नहीं करता है, तो क्या करेंगे, वो जो है चीटिंग के लिए लायबल हो सकता है। सेक्शन 406 ऑफ आईपीसी, पनिशमेंट फॉर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, उसका ट्रस्ट तोड़ता है। whoever commits a criminal breach of trust shall be punished with imprisonment of either description of a term which may extend to 3 years or with fine or both। अगर किसी व्यक्ति पर सेक्शन 406 ऑफ आईपीसी लगता है तो उस व्यक्ति को जो है 3 साल तक की सजा और फाइन हो सकता है उसका ट्रस्ट तोड़ने के लिए। चलिए हम लोग ये देखते हैं कि चेक बाउंस के लिए, केस के लिए जुरिडिक्शन क्या होता है, मतलब कि हम लोग किस कोर्ट में जो है, किस जगह के कोर्ट में हम लोग चेक बाउंस का केस फाइल कर सकते हैं। Considering integrants of section 138 referred above, Honorable Apex Court in case of K. Bhaskaran versus Sankran, year 1999, Supreme Court had given jurisdiction to initiate the prosecution at any of the following places। कह रहा है कि इस केस में ये कहा गया था कि हम लोग कहाँ कहाँ जो है केस फाइल कर सकते हैं। तो सबसे पहले वेयर द चेक इज ड्रॉन, सबसे पहले चेक जहां काटा गया हो, चेक जहां साइन किया गया हो। दूसरा है वेयर पेमेंट हैज टू बी मेड, जहां पेमेंट करना हो वहां भी कर सकते हैं। या फिर वेयर चेक इज टू बी प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, या फिर जो है पेमेंट करने के लिए जहां जो है चेक प्रेजेंट किया गया हो वहां भी कर सकते हैं। वेयर चेक इज डिसऑनर्ड, या फिर वहां जहां की चेक डिसऑनर हुआ हो, मतलब कि जहां जो है बैंक हो। उसके बाद वेयर नोटिस इज सर्व्ड अप टू ड्रॉर, या फिर ड्रॉर को जिस जगह पे नोटिस गया हो वहां भी हम लोग केस फाइल कर सकते हैं। ये तो हुआ वो जगह, और इसके अलावा जो है हम लोग और भी लोक अदालत के थ्रू चेक बाउंस का केस देख सकते हैं या फिर आर्बिट्रेशन के थ्रू देख सकते हैं। अब हम लोग ये देखेंगे कि अगर कोई जो है चेक बाउंस के केस में कंप्रोमाइज करना चाहता है तो क्या वो कंप्रोमाइज कर सकता है, चलिए जानते हैं। इन दामोदर एस प्रभु वर्सेस सैयद बाबूलाल एच 2010 का केस है। इसमें क्या हुआ था, इट वाज हेल्ड एट ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट का केस था। इफ पार्टीज कंपाउंड टू ऑफेंस इन ट्रायल कोर्ट, अगर पार्टी जो है वो ट्रायल कोर्ट में केस को कंपाउंड करने का फैसला लेती है, कंपाउंड करने का सोचती है, एक्यूज्ड विल हैव टू पे 10% ऑफ चेक अमाउंट, जितना का भी चेक होगा उसका 10% जो है वो देना होगा, कंपनसेशन के लिए पे करना होगा। अगर पार्टी जो है क्या, अगर सेशन कोर्ट में जो भी उसका ट्रायल कोर्ट होगा उसमें अगर वो कंपनसेशन करती है तो कॉस्ट ऑफ कंपाउंडिंग विल बी 15% इन हाई कोर्ट, अगर वो केस जो है हाई कोर्ट में चला जाता है और उसके बाद वो कंपाउंड करने का फैसला करती है तो उसको जितना भी चेक का अमाउंट होगा उसका 15% जो है कंपनसेशन के थ्रू पे करना होगा। इसके बाद अगर वो केस जो है वो सुप्रीम कोर्ट तक चला जाता है, इसके बाद वो चेक को, मतलब उस केस को जो है कंपाउंड करना चाहता है तो उसे जितना भी अमाउंट होगा उसका 20% जो है क्या करना पड़ेगा, कंपनसेशन के तौर पर उसे देना होगा।
आई होप ये वीडियो आप सबके लिए यूजफुल रहा होगा। इसी तरह के वीडियो को देखते रहने के लिए वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।